तो बच्चों क्लास 11th केमिस्ट्री में हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम सेकंड चैप्टर कर रहे थे और वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट भी कर चुके थे। उसमें सारा जो भी थ्योरेटिकल डिस्कशन होना था वो सारा हम लोग कर चुके हैं। और मैंने जैसा पहले के वीडियो में कहा भी था कि आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से रिलेटेड जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर्स है वो हम लोग थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए एक्सरसाइज में जैसे 2.1 पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर। मैं प्रोसेस बताता जाऊंगा, हम लोग फटाफट कर लेंगे उसको। 2.1 में पहला क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल टुगेदर वेई 1 ग्राम। ठीक है, 1 ग्राम वेई करना है तो मिला करके तो कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, तो देखिए नंबर 1 में हम लोग क्या जानते हैं, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन 9.11 10 to the power minus 31 kg, ये हम लोग जानते हैं। kg को ग्राम में कर सकते हैं, तो 9.11 10 to the power minus 31 इंटू 10 to the power 3 इतना ग्राम। तो 9.11 इंटू 10 to the power minus 28 इतना ग्राम हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना ग्राम है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे कर दें कि 9.11 10 to the power minus 28 ग्राम इज द मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो हमसे क्या पूछा गया, 1 ग्राम में मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल करके 1 ग्राम करेंगे, यही ना। तो 1 ग्राम करना है, तो 1 ग्राम के लिए फिर क्या हो जाएगा, 1 बाई 9.11 10 to the power minus 28, ठीक है, इंटू 1। तो ये ऊपर चला जाएगा 10 पावर 28 बाई 9.11 इस तरह से, है ना। तो अप्रॉक्स में जब अगर जाएंगे अप्रॉक्स, तो देखिए इसका एक 10 मैं अगर ले लूँ तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 10 पावर 28, तो 10 इंटू 10 पावर 27, तो 10 पावर 28 हो जाएगा बाई 9.1, है ना। तो ये 9.1 है, ये 10 है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना। तो 1 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 27 इतना इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। तो इसमें अप्रॉक्स अगर हम लोग निकालें तो ये जो आपका वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 1.097 या 1.098 10 to the power minus 10 to the power 27 इतना इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्लियर है। तो ये मास याद होगा, मैंने बताया हुआ है, तो उसी से हम लोग अपना कर लिए इसको, है ना। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है second question, calculate the mass and charge of 1 mole of electrons. Number 2, calculate the mass and charge of 1 mole of electron. तो हो जाएगा आराम से। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.11 10 to the power minus 31 kg एक इलेक्ट्रॉन का। हमसे पूछा क्या जा रहा है, 1 मोल। तो एक इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 मोल का तो मतलब वही हुआ ना, एवोगाड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो दिस इंटू 10 to minus 31 इंटू एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है आपका 5.48 इंटू 10 to the power minus 7 इतना kg। ठीक है, फिर क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास एंड चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो चार्ज पे जब हम बात करेंगे, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, सेकेंड पार्ट ना। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना आता है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना कूलम है,
तो 1 मोल, तो चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर बोलेंगे तो इतना कूलम है, और इसको मोल से इंटू कर दिए 6.022 10 पावर 23, है ना। तो इतना हो जाएगा, यही वैल्यू ना अप्रॉक्स 96487 इतना कूलम आता है। इसी को हम लोग 1 फैराडे कहते हैं, ठीक है। जब आप इसको इंटू करेंगे तो ये अप्रॉक्स इतना आता है ना, 96487 कूलम। और इतने ही चार्ज को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे, ठीक है। तो 1 फैराडे का क्या मतलब हुआ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फैराडे। और इसको अप्रॉक्स में हम लोग क्या कितना वैल्यू लिख देते हैं, इतना कूलम। ये अप्रॉक्स वैल्यू हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें हो गई यहाँ पर। फिर इसके बाद जो है वो क्या है, 2.2 है, 2.2। इसमें क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन, ठीक है। 1 मोल ऑफ मीथेन, इसमें हम लोग को करना है। 2.2 का ये हो गया आपका 1 नंबर। देखिए मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4, ठीक है। तो CH4 जब लिख रहे हैं, ये एक मॉलिक्यूल है, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल, जब हम 1 मॉलिक्यूल पे बात करेंगे तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, एक कार्बन है, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना एटम में, तो ये 6 हो गया। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है और 4 है इंटू 4 हाइड्रोजन से ना, इस तरह से, तो 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मीथेन। तो 1 मोल, तो ये एक मॉलिक्यूल में आया, तो 1 मोल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल यानी कि एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स, तो 10 है एक मॉलिक्यूल में, तो एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल में कितना होगा, एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देंगे, 6.022 10 पावर 23 और इंटू 10, तो ये हो गया 6.022 10 पावर 24, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं आराम से। फिर उसके बाद है नंबर 2, फाइंड, ये तो ये हो गया। नंबर 2 पे आइए, फाइंड नंबर A, द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। एज्यूम दैट मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज इतना। चलिए, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन दे दिया है, ठीक है। तो हम लोगों से पूछा जा रहा है टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 7 मिलीग्राम्स, ठीक है। तो कौन सा कार्बन का एटम दिया हुआ है, कार्बन 14 दिया हुआ है, ठीक। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 14, इसमें जो न्यूट्रॉन होगा वो कितना होगा, 14 मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 6, तो हो गया 8। तो 1 एटम ऑफ कार्बन 14 में 8 न्यूट्रॉन्स हैं प्रेजेंट, ठीक है, ये आ रहा है। अच्छा, तो इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास, नंबर और मास ऑफ न्यूट्रॉन, अच्छा, इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14, है ना,
ठीक है, तो ये जो है आपका यहाँ पे देखिए, इस केस में अगर हम लोग ये बात करें एक एटम में, तो एवोगाड्रो नंबर एटम्स में कार्बन 14 में कितना रहेगा, 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना न्यूट्रॉन्स रहेगा। और एवोगाड्रो नंबर एटम अगर कार्बन का है यानी 1 मोल, उसका मास कितना है 14 ग्राम, तो 14 ग्राम ऑफ कार्बन 14 में कितना रहेगा, 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर, इतना न्यूट्रॉन्स रहेगा। सही यहाँ तक। चलिए, तो टोटल नंबर हम लोगों को निकालना है ना, इन 7 मिलीग्राम ऑफ कार्बन 14। तो यहाँ तक तो ठीक है। चलिए, तो 7 मिलीग्राम यानी कि 7 मिलीग्राम यानी कि इतना ग्राम कार्बन 14 में हमको निकालना है कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो 8 इंटू एवोगाड्रो नंबर बाय ये हम लोग जो कर रहे हैं एक एटम में इतना, यानी कि एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स में इतना, तो 14 ग्राम में हम लोग जब ये करेंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम का मतलब तो हो गया 14 ग्राम कार्बन 14, ठीक है। तो इतना मिलीग्राम में कितना आएगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएगा हम लोगों का, ठीक है, वो कैसे आएगा, तो देखिए इतना में इतना है, तो इतना ग्राम में कितना होगा, तो दिस बाय दिस इनटू दिस, ठीक है, तो इतना न्यूट्रॉन्स आ जाएगा ना, ठीक है। 7 2 जा और 2 4 जा, ठीक है। तो 8 8 0.624 इतना इंटू 10 पावर 20, 2.4088 इंटू 10 पावर 21, ठीक है। तो इतना न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। ये आंसर है ना, राउंड ऑफ करेंगे तो आ जाएगा, ठीक। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आ गया, यानी इतने न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, ठीक है। अब एक मास भी पूछा है, क्वेश्चन में वो भी था ना, मास भी था, मास टोटल मास ऑफ टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन पूछा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आ गया, एक न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, तो इतना न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, उससे इनटू कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आराम से कर सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा जो पार्ट है इसमें नंबर 3, मतलब इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है, वो आपका है फाइंड द टोटल नंबर एंड द टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहा है इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी, टेम्परेचर एंड प्रेशर आर चेंज्ड। अच्छा देखिए, तो एक एक करके कर लेते हैं। अब 3 का 2 पार्ट है, ए और बी। ए में बोल रहा है टोटल नंबर निकालिए प्रोटॉन्स का, है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालना है इन 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया एट एसटीपी। पहले ये काम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, स्टेप वाइज देख लेते हैं, तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देखिए, हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने ग्राम में, तो पहले हम लोग इतना जो दिया हुआ है वो कर लेते हैं, पहले उसके हिसाब से बात करेंगे।
तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनिया जो होता है वो 14 और 3 17 ग्राम होता है ना। तो 17 ग्राम अमोनिया जो है यहाँ पे हमसे पूछा गया है इतना मिलीग्राम में, चलिए वो भी कर लेंगे। तो प्रोटॉन्स जो प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल में वो कितना है वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो मॉलिक्यूलर मास है ना। अच्छा, दो तरह से कर सकते हैं इसको, ऐसे हम लोग तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करके निकाल लेते हैं। तो 17 ग्राम अमोनिया अगर है जो कि मॉलिक्यूलर मास है, इसका मतलब इतना मॉलिक्यूल्स हुआ, ठीक। तो 34 मिलीग्राम बोल रहा है, यानी इतना ग्राम। तो मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा, तो दिस बाई 17 इंटू 34 इंटू 10⁻³ 2, तो 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो 2 से इंटू कर दिए 44012 इंटू 10⁻20। तो जो 34 मिलीग्राम दिया हुआ है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हो गए, क्योंकि हम लोग को निकालना है 34 मिलीग्राम्स का। तो 34 मिलीग्राम्स का मतलब इतना मॉलिक्यूल। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर इतना मॉलिक्यूल्स आया ना, इतना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल में 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो प्रोटॉन्स बोला है ना निकालने, हाँ। तो प्रोटॉन्स का नंबर कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, यानी जितना एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉन्स भी होता है ना। तो 7 और 3 10, 7 + 3 यानी कि 10। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया कंटेन्स इतना प्रोटॉन्स लिख सकते हैं हम लोग। तो इतना मिलीग्राम में पूछा कितना प्रोटॉन्स होगा, इतना मिलीग्राम का मतलब इतना ग्राम, तो इतना ग्राम में हम लोग इतना मॉलिक्यूल्स निकाले हुए हैं। एक मॉलिक्यूल में 10 प्रोटॉन, तो इतना का मतलब इतना मॉलिक्यूल, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन, तो वही इतना ये कर लेंगे 20। तो इतना मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितना प्रोटॉन्स होगा, तो 10 इंटू इसको इंटू कर लेंगे, तो 12.044 10⁻20 इतना प्रोटॉन्स आएगा आंसर, तो है ना। तो 1 10⁻20 है, तो इसको हम लोग 1.2044, ये तो 10⁻21 हो गया, और इंटू 10⁻22 इतना प्रोटॉन्स आएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए देख लिया जाए ज़रा, इसमें इसका आंसर है, ठीक है, 1.20 10⁻22, ठीक है। तो इतना प्रोटॉन्स आ गया, ठीक। उसके बाद इसमें क्या पार्ट था क्वेश्चन में, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स बोल रहे हैं इन 34 दिस, ठीक है। टोटल मास ऑफ प्रोटॉन बोल रहा है, तो बस प्रोटॉन का टोटल मास पूछ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आ गया। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गया और एक प्रोटॉन का मास हम लोग जानते हैं, तो जैसे देखिए मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा भी था 1.675 के आसपास, 1.675 ले लेते हैं, इंटू 10⁻ है -27 kg, एक प्रोटॉन का मास है इतना, ठीक है। तो इतने प्रोटॉन्स का कितना होगा, तो इसको इंटू कर लेंगे, ठीक है। इस नंबर से हम लोग इस नंबर को इंटू कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो मास ऑफ 1 प्रोटॉन है, तो हम लोग इतने में हम लोग को मास निकालना है प्रोटॉन्स का, तो इतना का मतलब इतना मॉलिक्यूल, उतना मॉलिक्यूल में कितना प्रोटॉन, इतना प्रोटॉन, तो हम लोग इतने प्रोटॉन का निकाल लेंगे, सही है। 1.2044 10⁻22 इतना प्रोटॉन्स का मास कितना हो जाएगा,
तो 1.675 10⁻⁻27 और इनटू ये जो नंबर है तो 1.2044 10⁻22, तो इतना केजी आ जाएगा। बाकी अपना यूनिट आप चेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। उसके बाद जो है एक पार्ट और है, इसमें आपको पूछा जा रहा है कि क्या अगर टेम्परेचर प्रेशर, ये एसटीपी पे बोल रहा था, अगर टेम्परेचर प्रेशर बदला जाए इसका, तो पूछ रहा है क्या कि वैल्यू चेंज होगा क्या। तो देखिए टेम्परेचर प्रेशर बदलने से किसी एटम या मॉलिक्यूल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स इसका चेंज नहीं होता है, इसमें वो तो फिक्स रहता है ना। तो इसलिए जब नंबर चेंज नहीं होगा तो उसका वैल्यू कैसे चेंज होगा, वही मास रहेगा, है ना, जो और नंबर्स भी वही रहेगा। तो इसलिए क्या होगा कि वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। चलिए, तो ये पार्ट तो हो गया। फिर है हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। ठीक है, ये हम लोग जो कर रहे हैं वो है क्वेश्चन 2.3। इसमें क्या है, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर देयर इन द फॉलोइंग न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई क्या है भाई, देखिए ये तो इजी है, 13 6 है ना, ऑक्सीजन 16 8, इस तरह से है। चलिए सबका कर लीजिएगा, मैं एक दो एग्जांपल ले लेता हूँ केवल। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स कैसे था, दिस माइनस दिस, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर है एंड प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स यही होता है जो एटॉमिक नंबर होता है, तो प्रोटॉन का नंबर 6। इसी तरह से आप बाकी में भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा आराम से। तो अब 2.4 पे आइए, राइट द कंप्लीट सिंबल फॉर द एटम 2.4 विद द गिवन एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो चलिए एक मैं करवा देता हूँ। जैसे इसमें लिख रहा है Z = 17 और A = 35, A = 35, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है सिंबल, कोई भी एलिमेंट जो होगा उसका एटॉमिक नंबर है 17 और मास नंबर है 35। तो आप 17 एटॉमिक नंबर देख लेंगे किसका होता है, क्लोरीन का। तो वैसे ऊपर में मास नंबर लिखते हैं, नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो इस तरह से कर लेंगे। तो ये जो है वो इस तरह से आपका सारा चीज़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद जो क्वेश्चन है 2.5, वो जरा से लिखिए, बताता हूँ। इसके बाद जो 2.5 नंबर है वो क्वेश्चन जरा सा आप लोग लिख लेंगे। येलो लाइट emitted from a sodium lamp has a wavelength of 580 नैनोमीटर, ठीक है, 580 नैनोमीटर है। नैनोमीटर क्या चीज़ का वैल्यू दिया हुआ है, वेवलेंथ का, ठीक है, जो सोडियम से एमिट हो रहा है। फिर बोल रहा है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड वेव नंबर ऑफ येलो लाइट। तो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर निकालना है। अच्छा देखिए वेवलेंथ दिया हुआ है, हम लोग क्या जानते हैं, वेव नंबर = 1 वेवलेंथ। तो जो वैल्यू दिया हुआ 1 वेवलेंथ कर लीजिए, वेव नंबर आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी = क्या होता है फॉर्मूला, c/λ, c यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट बाय लैम्डा, लैम्डा वैल्यू दिया हुआ है, और c मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, वो आप जानते हैं 3 × 10⁸। तो इस तरह से आपको पता है फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर। तो
फॉर्मूला से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर उसके बाद है 2.6 क्वेश्चन नंबर 2.5 हो गया ना, 2.5 हो गया, 2.6। तो 2.6 में क्या है, फाइंड एनर्जी ऑफ ईच ऑफ द फोटोन विच कॉरस्पॉन्ड टू लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 3 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एनर्जी बोला है ईच फोटोन का, तो हम लोग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़े थे, ईच फोटोन का जो एनर्जी होता है वो h न्यू। तो h प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू आप जानते हैं 6.626 10⁻34 ऐसा यूनिट है, h पता है और न्यू फ्रीक्वेंसी दिया ही हुआ है, तो हो गया एनर्जी। फिर उसके बाद क्या है, फाइंड द एनर्जी ऑफ ईच विच हैव वेवलेंथ ऑफ इतना एंगस्ट्रॉन, 0.50 एंगस्ट्रॉन वेवलेंथ बोला है। तो वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में बोला है 1 एंगस्ट्रॉन 10⁻10 मीटर होता है, तो आप उसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो वेवलेंथ है, वेवलेंथ पता है तो फ्रीक्वेंसी हमको पता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो फ्रीक्वेंसी जब पता चल गया तो एनर्जी इज इक्वल टू E इज इक्वल टू h न्यू, न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इस तरह से जस्ट फॉर्मूला पे है, आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जो है, उसके बाद आपका ये तो आपका आ गया 2.6 हो गया। 2.7 कैलकुलेट वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वेव नंबर, और इसमें दिया हुआ है हुज पीरियड इज़ इतना। देखिए पीरियड मतलब टाइम पीरियड, वो सेकंड में दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। ध्यान से सुनेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1 टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का वैल्यू पता है, तो 1 उतना करेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी अगर आ जाएगा आपके पास तो आप फ्रीक्वेंसी निकाल लिए। अच्छा, फ्रीक्वेंसी जब हमको पता है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c/λ। तो c पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, तो लैम्डा निकल जाएगा, और जब लैम्डा निकल गया तो 1/λ करेंगे तो वेव नंबर निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया। अब हम लोग आते हैं 2.8 पर, क्वेश्चन नंबर 2.8। व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ अ वेवलेंथ इतना 4000 पिकोमीटर दैट प्रोवाइड्स 1 जूल ऑफ एनर्जी। देखिए तो इसमें क्या है, ये हम लोग बात करने जा रहे हैं 2.8 नंबर पे। टू 2.8 में क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ। तो वेवलेंथ हमको पता है 4000 पिकोमीटर, यूनिट आप कन्वर्ट कर सकते हैं 10⁻12 मीटर होता है। दैट प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी, तो टोटल एनर्जी दिया हुआ है 1 जूल, ठीक है। एनर्जी एक फोटोन में कितना होता है, एक फोटोन में जो एनर्जी होता है वो हम लोग क्या पढ़ते हैं hc/λ, h न्यू, न्यू की जगह पर c/λ। तो ये एक फोटोन का एनर्जी है, और मान लीजिए n नंबर ऑफ फोटॉन्स है तो n से इंटू कर दिए तो टोटल फोटोन का एनर्जी हो जाएगा, और ये टोटल फोटोन का एनर्जी 1 दिया हुआ 1 जूल। तो बस यहाँ पे ये पता है, ये पता है, ये दिया हुआ है, तो n का वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका 2.9 क्वेश्चन कहाँ है, 2.9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे तो देखिए 2.9 में क्या दिया हुआ है, अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ, एक फोटोन है उसका वेवलेंथ दिया हुआ है इतना मीटर, ठीक है। वो स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे, वर्क फंक्शन दिया हुआ है इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद होगा वर्क फंक्शन ऐसे करते हैं। ये क्या दिया हुआ है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है, ध्यान रखेंगे।
है ना। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग एनर्जी में तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, जो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है उसको हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट से इंटू कर देते हैं तो वो जूल में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये वर्क फंक्शन पता है हमको, ये पता है। तो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन का एनर्जी क्या होगा, तो याद होगा फोटॉन का जो एनर्जी है दैट इज इक्वल टू जो भी वर्क फंक्शन होता है, और क्या पूछ रहा है आपसे, दिया हुआ क्या है, एक फोटॉन है, वेवलेंथ दिया हुआ है। अच्छा, तो फोटॉन है और वेवलेंथ दिया हुआ है, तो एनर्जी ऑफ फोटॉन क्या हो जाएगा, एच सी बाई लैम्डा, ठीक है। ये तो एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, एनर्जी ऑफ फोटॉन आ जाएगा इससे, इससे आप वैल्यू पुट करेंगे आपका एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद पूछा है कि ये फोटॉन स्ट्राइक कर रहा है मेटल सरफेस पे, वर्क फंक्शन दिया हुआ है। तो नंबर 2 में पूछ रहा है क्या, अच्छा ये जो है पहला नंबर जो बोला एनर्जी ऑफ फोटॉन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने, तो ये हम ऐसा यूनिट में वैल्यू पुट करेंगे, कोई भी एनर्जी जो आएगा वो हमारे जूल में आ जाएगा, नहीं, तो जूल में जो आ जाएगा उसको आप क्या करेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे प्लैंक्स कांस्टेंट से, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, जैसे ऐसे होता है ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ इतना जूल होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, तो जैसे मेरा यहाँ पे जूल में आ जाएगा, तो जूल में आएगा तो एक जूल में कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, इसको नीचे ले आएंगे, यानी कि 1 बाई इतना से इंटू कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये चाह रहा था मैं, तो ये हो जाएगा। फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिशन, तो जब एनर्जी ऑफ फोटॉन आ ही जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बोला है, तो टोटल जो फोटॉन का एनर्जी होता है दैट इज़ वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है ना, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, दिस माइनस वर्क फंक्शन, तो जो एनर्जी आया था उसमें वर्क फंक्शन माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। और फिर है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, तो जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ से मुझे आ ही जाएगा तो हाफ mv² इक्वल्स टू ये वाला वैल्यू, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का, तो ये वैल्यू तो नोन रहेगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते ही हैं, तो वहाँ से v निकाल लेंगे, v² आएगा, फिर उसको स्क्वायर रूट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। चलिए, और फिर उसके बाद क्या है, ये तो हो गया 2.9। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2.10, इसमें क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वेवलेंथ दिया हुआ है आपका, तो ये वेवलेंथ पता है हमको, इज जस्ट सफिशिएंट टू आयनाइज द सोडियम एटम, सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए काफ़ी है ये वेवलेंथ वाला रेडिएशन, ठीक है। तो कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो किलोजूल पर मोल में हमको क्या करना है, आयनाइजेशन एनर्जी निकालना है, और जो वेवलेंथ दिया हुआ है यहाँ पे 242 है ना, 242 इतना nm दिया हुआ है, और बोल रहा है कि जो रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ इतना है वो सफिशेंट है सोडियम से सोडियम एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, सफिशेंट है। तो हम जब एनर्जी निकालेंगे उस रेडिएशन का तो hc/λ से तो एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए, टू आयनाइज द सोडियम एटम बोला था, यानी इतना एनर्जी सोडियम एटम को आयनाइज करने के लिए सफिशिएंट है, यानी एक एटम को आयनाइज करने के लिए सफिशिएंट है। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इन किलोजूल पर मोल बोला, जो मेरा आंसर आएगा वो तो जूल में आएगा, उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो किलोजूल में आ जाएगा, तो जो भी आएगा जूल पर एटम आएगा ना, 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, जो यूनिट होगा किलोजूल पर एटम होगा। लेकिन आपसे बोला क्या गया है, किलोजूल पर मोल निकालने, एक मोल में, तो एक एटम से निकालने के लिए इतना एनर्जी मान लीजिए चाहिए, तो एक मोल से निकालने के लिए क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर से इंटू करेंगे ना, तो इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, जो भी जूल पर मोल आएगा और 1000 से फिर डिवाइड कर दीजिए तो किलो जूल पर मोल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये सब करेंगे, ठीक। फिर है 11 नंबर,
11 और 25 वाट बल्ब एमिट्स मोनोक्रोमेटिक येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना म्यूएम। 25 वाट दिया ही हुआ है, ठीक है, तो पावर दिया हुआ है 25 वाट, यानी कि इतना जूल 1 सेकेंड में रिलीज हो रहा है इस बल्ब से। और जो लाइट निकल रहा है उसका वेवलेंथ तो दिया हुआ है, वेवलेंथ इज इक्वल टू 0.57 म्यू एम, तो 0.57 10⁻⁻6 एम माइक्रोन मीटर है, माइक्रोमीटर। तो वेवलेंथ पता है। कैलकुलेट द रेट ऑफ एमिशन ऑफ क्वांटा पर सेकेंड, कितना क्वांटा पर सेकेंड बाहर निकलेगा। तो एनर्जी हम इस पर एक फोटोन या क्वांटा का निकाल सकते हैं hc/λ से। इससे मेरा एनर्जी आ जाएगा 1 का, टोटल एनर्जी इतना है, तो टोटल एनर्जी 1 सेकेंड में जो है इतना जूल रिलीज हो रहा है। तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स या क्वांटम मान लेते हैं, तो n नंबर और 1 का एनर्जी है इतना hc/λ, तो यहाँ से n निकाल लेंगे। और ये सब सारा तो नोन है मेरे पास, तो ये तो आराम से निकल जाएगा ना, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से जो है हम लोग इन सारी बातों को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी बात हो गई। फिर 12 में है, 12 वैसे ही है, वर्क फंक्शन से रिलेटेड है। इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद अ जीरो वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इतना। ये हम लोग बात कर रहे हैं 2.12 क्वेश्चन नंबर। तो कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो बोल रहे हैं क्या कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम टू रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, जब ये वेवलेंथ है इतना एंगस्ट्रॉन, तो हमको एनर्जी यहाँ से पता चल जाएगा। तो ये एनर्जी जो है अगर फॉल करेगा तो इलेक्ट्रॉन जस्ट मेटल सरफेस से निकलता है, जस्ट उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा, निकलेगा, है ना। और ये नहीं है आपका जो है काइनेटिक एनर्जी नहीं है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है। तो जब काइनेटिक एनर्जी नहीं है तो जो एनर्जी दे रहे हैं ये, यही वर्क फंक्शन ना हो जाएगा, ठीक है। तो ये वर्क फंक्शन हो जाएगा। कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो ये जो होगा वही वर्क फंक्शन होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो E इज इक्वल टू वर्क फंक्शन। तो जब ये दिया हुआ है तो hc/λ से निकाल लेंगे वर्क फंक्शन। और ये वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट, h कैंसिल, तो न्यू नॉट क्या हो जाएगा, c/λ। तो ये जो है वो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो c/ हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और वर्क फंक्शन h न्यू होता है तो h से इंटू कर देंगे, ये तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गया। और अगर हमको वर्क फंक्शन निकालना है तो h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी करेंगे ना, तो जो यहाँ वैल्यू आएगा बस उसको प्लैंक्स कांस्टेंट से आप इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सब सारा है, ठीक। इसमें आप आराम से इसको ये कर लीजिए, ठीक है। और लगभग 12 क्वेश्चंस हम लोग कर ही चुके हैं इसमें। और इसके बाद कुछ जो है वो तो अभी रिसेंटली हम लोग डिस्कस किए हैं क्वांटम नंबर इस सब पे, तो उस पर कुछ क्वेश्चंस होगा, तो वो सब सारा आप कर लीजिए, देख लीजिए इसको, ठीक है। और फिर आप इसमें ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिए थोड़ा, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में हम लोग और आगे बात करते हैं इस पर, ठीक है। चलिए।